बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ेंगे और इसके अलावा हम कुछ टेस्ट पढ़ेंगे जिसके ज़रिए हमें ये पता चलेगा कि आपका कोई भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो कब कन्वर्ज करता है और कब डाइवर्ज करता है। ठीक है, हम कुछ इसके टेस्ट करेंगे जिसके ज़रिए से हमें ये पता चलेगा कि हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो कब कन्वर्ज करेगा और कब डाइवर्ज करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कुछ टाइप्स हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी, तो उसी को थोड़ा सा रिवाइज़ कर रहा हूँ मैं आज। तो हमारे पास ये इंटीग्रल a to b f d अल्फ़ा, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड हमारे पास उस वक़्त होगा जब आपके पास इसकी ये लोअर लिमिट इन्फिनिटी आ जाए या फिर अपर लिमिट इन्फिनिटी आ जाए या फिर दोनों लिमिट्स इसकी इन्फिनिटी आ जाएं। ठीक है, मतलब कि ये वाला इंटीग्रल हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल उस वक़्त होगा जब इसकी लोअर लिमिट इन्फिनिटी हो या फिर अपर लिमिट इन्फिनिटी हो या फिर दोनों लिमिट्स इन्फिनिटी हो। तो इस तरह का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है उस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम फर्स्ट काइंड कहते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहेंगे जिसके अंदर इन्फिनिटी आपकी इन्वॉल्व होती है। और इसके बाद अगर आपके पास ये वाला इंटीग्रल आपका इम्प्रॉपर हो और इसको हम सेकंड काइंड उस वक़्त कहेंगे अगर इधर आपके पास ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स आपका फंक्शन जो है ये अनबाउंडेड हो जाए। ठीक है, मतलब अनबाउंडेड हमें वन और मोर पॉइंट्स मिल जाएंगे इस इंटरवल में से। ये ए टू बी इसके लिमिट है ना, तो ए टू बी इस इंटरवल में से हमें वन और मोर पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे जिस पे हमारा ये फंक्शन जो है ये अनबाउंडेड होगा। तो देन तब भी आपका जो इंटीग्रल है वो इम्प्रॉपर होगा और इस तरह के इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं। ठीक है, और इसमें ये वाला जो पॉइंट्स वन और मोर पॉइंट्स जिस पॉइंट्स पे आपका गिवन फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड हो जाएगा, इन पॉइंट्स को हम सिंगुलर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम ऑलरेडी ये डेफिनेशन पढ़ चुके थे, लेकिन जैसे इसमें ये काइंड्स के बारे में मैंने नहीं बताया था तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज़ किया है कि आपके पास फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड वो होगी जिसमें आपकी इस इंटीग्रल की लिमिट्स में इन्फिनिटी इन्वॉल्व हो जाए, और सेकंड काइंड वो होगी जिसमें आपका ये फंक्शन जो है ये अनबाउंडेड हो जाए। ठीक है, या फंक्शन आपका जब अनडिफाइंड हो जाए इस इंटरवल में, तो तब आपके पास इस तरह का जो इंटीग्रल होगा वो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड होगा। जैसे अब आपके सामने एग्जांपल एक देखें, 0 to इन्फिनिटी साइन एक्स, तो ये इसमें देखें अपर लिमिट इन्फिनिटी आ गई, दैट्स मीन ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है। ये 0 to 1 इसमें देखें इन्फिनिटी तो नहीं है, लेकिन ये जो आपका फंक्शन है 1/x-3, अब 1/x-3 के लिए हमें ये 0 to 1 इंटरवल में या इसके अलावा आपको कोई भी पॉइंट इधर से ऐसा मिल सकता है जिस पे ये फंक्शन हमारा x-3 जो है ये अनडिफाइंड हो जाएगा या अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो x-3 में जब आप x की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देन ये फंक्शन जो है वो हमारा ये अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस ये वाला इंटीग्रल जो है इस इंटीग्रल को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे रिलेटेड हम कुछ टेस्ट हैं वो हम उनको देखते हैं, या स्पेशल इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं कुछ, वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली इस स्पेशल इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमने कुछ टेस्ट पढ़ने हैं जिसके ज़रिए से हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का पता चलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ के आए हैं बीएससी में। ठीक है, तो जैसे ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ टेस्ट, या इसको हम इन अदर वर्ड्स एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल भी कहते हैं। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट भी है या आप इसको इन अदर वर्ड्स एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, a to इन्फिनिटी e माइनस टी एक्स डी एक्स। इसमें ये जो t है आपका, t इधर हमारे पास कांस्टेंट होगा कोई भी। ठीक है, तो अब ये ज्योमेट्रिक इंटीग्रल जो है ये टोटली आपका इसके ऊपर डिपेंड करेगा, टोटली आपका t की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक इंटीग्रल का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है वो हमारी इस t की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। अगर आपके पास ये t ग्रेटर देन 0 होगा तो देन ये ज्योमेट्रिक इंटीग्रल जो है ये कन्वर्ज करेगा। अगर ये t आपका लेस देन और इक्वल टू 0 होगा तो देन ये ज्योमेट्रिक इंटीग्रल जो है ये हमारा डाइवर्ज करेगा।
ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में एक पी सीरीज टेस्ट पढ़ा था, तो वही टेस्ट हमारा इधर आके पी इंटेग्रल बन गया। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है कि पी इंटेग्रल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं a टू इन्फिनिटी डी ओवर एक्स पावर पी। इसमें भी पी हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है, तो ये आपके पास पी इंटेग्रल इस टाइप का होता है। तो इसमें मीन्स आपने एक्स की पावर को देखना होता है। ठीक है, तो अगर इसमें आपके पास x की पावर जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी तो देन ये p इंटेग्रल जो है ये कन्वर्ज करेगा। अगर x की पावर जो है वो लेस देन 1 होगी या इक्वल टू 1 होगी तो देन ये p इंटेग्रल जो है हमारे पास ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो p इंटेग्रल में ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ये टोटली x की पावर पे डिपेंड करती है। अगर x की पावर ग्रेटर देन 1 होगी तो ये टोटल इंटेग्रल आपका कन्वर्ज करेगा, अगर लेस देन और इक्वल टू 1 होगी तो ये इंटेग्रल हमारा डाइवर्ज करेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा कुछ और भी टेस्ट हैं या जिसके ज़रिए हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का पता चलता है, लेकिन उससे पहले ये पी सीरीज़ जो टेस्ट है इसका हम प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, कि पी सीरीज़ का प्रूव मैं करता हूँ कि आपके पास ये पी इंटेग्रल है 1 टू इन्फिनिटी एक्स पावर माइनस पी। ये हमने इसकी कंडीशंस बतानी है कि ये पी इंटेग्रल कब कन्वर्ज करता है और कब डाइवर्ज करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया भी है कि जब पी ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, जब पी लेसर इक्वल टू 1 होगा तो ये डाइवर्ज करेगी। अब यही कंडीशन जो है इसको हम इधर प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें ये p जो है p हमारे पास क्योंकि कोई भी कांस्टेंट है तो p के बारे में हमें कुछ भी इधर बताया नहीं गया कि p आपने क्या लेना है, ग्रेटर देन 0 लेना है या क्या लेना है। तो इसीलिए मैं इधर p के अकॉर्डिंग इधर हमारे पास ये 2 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस में मैं ये कहूँगा कि p लेस देन इक्वल टू 1 लेसर इक्वल टू 0 हो तो देन ये p इंटेग्रल आपका क्या होगा, या जब p आपका ग्रेटर देन 0 हो तो देन ये वाला इंटेग्रल हमारे पास फिर ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो अगर p लेस देन इक्वल टू 0, p अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो इक्वल टू 0 आने से ये इंटेग्रल आपका ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब p इज इक्वल टू 0 पे भी गिवन इंटेग्रल जो है वो हमारा डाइवर्ज करेगा। अगर आप p लेस देन 0 वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, ये p लेस देन 0 वैल्यू लेने से भी ये इंटेग्रल आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि p जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 पे ये डाइवर्ज करेगा, क्योंकि इसको हम ट्रिवियली इधर से डायरेक्टली आप इस इंटेग्रल को देख सकते हैं कि जब आप p लेस देन इक्वल टू 0 इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये इजीली हमें पता चल जाता है कि ये इंटेग्रल आपका अनडिफाइंड हो जाएगा या अनबाउंडेड हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं इसको कि p लेसर इक्वल टू 0 के लिए ये गिवन इंटेग्रल जो है हमारा ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है, अब p ग्रेटर देन 0 की बात करें तो p ग्रेटर देन 0 के लिए इस इधर अगर आपके पास p ग्रेटर देन 0 है तो देन इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अगर p ग्रेटर देन 0 है तो मैंने क्या किया, ये माइनस p था इसको मैं बटे में लेके गया 1 ओवर एक्स पावर p, इसका मैंने इंटीग्रेट कर दिया। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, एक्स पावर p को माइनस ऊपर लेके जाएं, पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव उधर साथ मौजूद होगा, इसकी पावर में सिंपल 1 आप ऐड कर दें और एडिड पावर से इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, ये मैंने इसको इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद आप 1 टू b ये लिमिट जो है, ये लिमिट जब इधर आप अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, ये सिंपल इसकी इंटीग्रेशन है। मैंने पहले इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद ये अपर और लोअर लिमिट जो है इसकी वो इस पर अप्लाई की तो ये इंटेग्रल आपके पास बन गया। अब इस इंटेग्रल के बारे में हमने बताना है कि ये लिमिट जो है, सॉरी इस लिमिट के बारे में हमने बताना है कि ये लिमिट आपकी कब एग्जिस्ट करेगी और कब एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये लिमिट जो है ये इसकी एग्जिस्टेंस का इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो आपके पास टोटली डिपेंड करेगी इस वैल्यू के ऊपर, -p+1 के ऊपर, कि अगर तो ये -p+1 ये ग्रेटर देन 0 होगा तो देन आपके पास ये फंक्शन सारा जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। और ये सारा ये फंक्शन ये अगर ये लिमिट आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगी तो दैट्स मीन कि आपका ये जो इंटेग्रल है इस इंटेग्रल की लिमिट जो है वो आपके पास है, ये इस इंटेग्रल जो है वो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर इंटेग्रल इनफाइनाइट होगा तो इसका मतलब ये होगा कि सीरीज़ हमारे पास डाइवर्ज करेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इधर हमारे पास ये इस लिमिट जो है लिमिट की एग्जिस्टेंस डिपेंड करेगी ये -p+1 के ऊपर, क्योंकि p के बारे में हमें इधर नहीं पता। ठीक है, p का जस्ट ये पता है कि ये ग्रेटर देन 0 है, लेकिन अगर अब ग्रेटर देन 0 तो होगा, लेकिन अब ये क्योंकि इसके अंदर 1 ऐड हो रहा है तो इधर आपकी कंडीशन जो है वो 1 के अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए इधर भी मैं जो है इस चीज़ के भी 2 केसेस बनाऊंगा।
इसमें फर्स्ट में मैंने ये कहा कि अगर आपका p जो है वो लेस देन 1 हो या p जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 आ जाए या p जो है वो आपका इज इक्वल टू 1 आ जाए, तो इधर मैंने ये 3 केसेस इसके बनाने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस में मैंने ये सपोज कर लिया कि p अगर आपका लेस देन 1, मतलब ये वाला p अगर आपका लेस देन 1 हो, तो इन अदर वर्ड्स आप p को अगर राइट साइड पे ले जाएं तो ये 1 माइनस p ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो मीन्स कि ये माइनस p प्लस 1 ये इस केस के लिए माइनस p प्लस 1 आपका ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर ये माइनस p मतलब b की पावर अगर पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव आ जाए, तो ये लिमिट भी b की जगह पे पुट करनी है ना हमने। तो आप जब b की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे और इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव होगी तो ये सारी लिमिट आपकी अनडिफाइंड हो जाएगी। तो सारी लिमिट अगर अनडिफाइंड हो जाएगी तो ये इंटेग्रल जो है हमारा वो भी अनडिफाइंड हो जाएगा। और अगर इंटेग्रल जब हमारा अनडिफाइंड होता है तो उसको उस केस के लिए हम कहते हैं कि इंटेग्रल हमारा डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंपली आप जब b 1 माइनस p हमारा जब ग्रेटर देन 0 होगा तो देन ये वाली लिमिट जो है वो ये लिमिट आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगी और लिमिट अनडिफाइंड होने की वजह से आपका जो गिवन इंटेग्रल है वो डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड केस में हमने ये सपोज कर लिया कि अगर आपका p जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, p ग्रेटर देन 1 का मतलब 1 माइनस p जो है वो लेस देन 0 आ जाएगा। मीन्स के ये वाली लिमिट है ये आपकी लेस देन 0 आ जाएगी, ठीक है। तो जब ये 1 माइनस p या माइनस p प्लस 1 ये लेस देन 0 होगा तो लेस देन 0 के लिए b की पावर आपको पता है कि जब भी b की जगह पे हमने ये लिमिट भी अप्लाई करनी है ना इन्फिनिटी, तो हमें पता है कि इन्फिनिटी की पावर जब भी नेगेटिव आती है तो वो आंसर हमें 0 देती है और जब इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव आती है तो वो इन्फिनिटी ही रहती है, ठीक है। तो इधर इन्फिनिटी की पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इन्फिनिटी की पावर नेगेटिव होने की वजह से इसकी ये वाली लिमिट जो है ये लिमिट जो है ये 0 हो जाएगी क्योंकि आप b की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे और ये 1 माइनस p लेस देन 0 है। तो इन्फिनिटी की पावर जब नेगेटिव आएगी तो ये 0 बन जाएगा। तो 0 की वजह से ये चीज़ आपके पास 0 आ जाएगी। इसकी वजह से जस्ट ये वाली चीज़ आपके पास 0 आ जाएगी और बाकी आपके पास -1 ओवर माइनस p प्लस 1 ये चीज़ बच जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये चीज़ बच जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपका इंटेग्रल जो है उसका फाइनाइट आंसर आ गया है कोई भी, ठीक है। तो जब भी हमारे इंटेग्रल का फाइनाइट आंसर आता है तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि इंटेग्रल हमारा कन्वर्ज करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस केस के लिए ये चीज़ आपके ये टर्म आपकी सारी 0 हो जाएगी, जस्ट ये वाली टर्म बच जाएगी और ये टर्म आपके पास क्योंकि फाइनाइट टर्म है तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि हमारा जो गिवन इंटेग्रल है वो कन्वर्ज करेगा व्हेन p ग्रेटर देन 1। p ग्रेटर देन 1 के लिए गिवन इंटेग्रल हमारे पास कन्वर्ज करेगा। अब हम थर्ड केस के लिए p इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं। तो जब आपके पास p इज इक्वल टू 1 होगा तो फिर हमारे पास गिवन इंटेग्रल मैं इधर ले रहा हूँ लिमिट मैंने, क्योंकि ये लिमिट इंटेग्रल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर अपर या लोअर लिमिट में इन्फिनिटी होगी तो उसको हम पुट कर लेंगे, ठीक है। तो इधर मैंने अपर लिमिट में इन्फिनिटी थी, इसको मैंने लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट कर लिया 1 to b और dx, इधर x की पावर p था तो क्योंकि p इज इक्वल टू हमने 1 लिया तो इसीलिए ये जस्ट x रह गया। तो इसको इंटीग्रेट किया log x आ गया। log की आप अपर लिमिट अप्लाई करेंगे और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा log b माइनस log 1। log 1 पे 0 होता है और log b है, b की जगह पे जब आप ये इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये आपके पास जस्ट log इन्फिनिटी रह जाएगा। तो log इन्फिनिटी पे वो इन्फिनिटी ही होता है। तो मतलब p इज इक्वल टू 1 के लिए भी आपका इंटेग्रल जो है वो अनडिफाइंड हो गया। तो अगर इंटेग्रल हमारा अनडिफाइंड हो गया तो उसका मतलब ये डाइवर्ज करेगा। तो अब इसी चीज़ को सारी कंडीशंस को हम जनरलाइज करें तो हम फिर कह सकते हैं कि हमारा जो गिवन इंटेग्रल या हमारा जो p इंटेग्रल है वो कन्वर्ज उस वक्त करेगा जब p ग्रेटर देन 1 होगा और डाइवर्ज उस वक्त करेगा जब p आपका लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास था p सीरीज टेस्ट। अब p सीरीज टेस्ट या p इंटेग्रल टेस्ट है तो इसके बाद हम पढ़ते हैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट या इसके अलावा बेसिक कंपैरिजन टेस्ट होता है। तो ये वाले टेस्ट जो हैं ये आप लोग ऑलरेडी बीएससी क्लास में इनको बड़ी डिटेल के साथ स्टडी करके आए हैं, ठीक है। तो अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में क्या चीज़ होती है इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें हमने सबसे पहले तो ये कहा कि ये अल्फ़ा हमारे पास ये कोई भी फंक्शन है और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये जो मैंने एरो लगाया ना इधर एरो आपका ये डिनोट कर रहा है कि अल्फ़ा जो है इधर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में, ठीक है। अल्फ़ा जो है इधर हमारा ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है और एफ और जी ये दोनों कोई भी हमने रीमान स्टिल्जिस इंटेग्रेबल फंक्शंस ले ली। ये आपके पास रीमान स्टिल्जिस इंटेग्रेबल फंक्शन है ना, तो एफ और जी
हमारे पास ये टू रीमान स्टिल्जीज इंटेग्रेबल फंक्शंस हैं और b जो है वो a से ग्रेटर है, ठीक है, b जो है इज ग्रेटर इक्वल टू a है और f ऑफ x और g ऑफ x ये दोनों इटसेल्फ पॉजिटिव फंक्शंस हैं, ठीक है। और देन आपको पता है कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की ये कंडीशन होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ x ओवर g ऑफ x इज इक्वल टू 1। हमने कहा कि अगर ये इज इक्वल टू 1 है तो देन आपके पास a टू इन्फिनिटी f डी अल्फा एंड a टू इन्फिनिटी g डी अल्फा बोथ कन्वर्जिज एंड डाइवर्जिज, ठीक है। मतलब अगर आपके पास ये f ऑफ x ओवर g ऑफ x इज इक्वल टू 1 आ जाता है तो फिर आपके पास ये f ऑफ x वाला इंटेग्रल और g ऑफ x वाला इंटेग्रल, ये दोनों इंटेग्रल्स आपके पास कन्वर्ज भी करेंगे और डाइवर्ज, मीन्स कि अगर f जो है वो आपके पास कन्वर्ज करेगा तो g भी कन्वर्ज करेगा, अगर f जो है वो डाइवर्ज करेगा तो g भी डाइवर्ज करेगा, ठीक है। इसका मीनिंग सिंपल ही है। तो स्टूडेंट्स इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए मैंने क्या कहा, मैंने b ग्रेटर देन a सपोज कर लिया और मैंने कहा कि b ग्रेटर देन a के लिए हमारे पास कोई भी n सेट ऑफ नेचुरल नंबर या कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐसा n एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर n एग्जिस्ट करेगा। तो इधर ये लिमिट की डेफिनेशन मैं इधर अप्लाई कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन। अगर आप देखा जाए तो ये लिमिट ही आपके पास है ना, लिमिट ऑफ अ फंक्शन है f ऑफ x ओवर g ऑफ x के ऊपर हमने ये लिमिट ये इस तरह से डिफाइन की है। तो स्टूडेंट्स इधर मैं इस लिमिट के डेफिनेशन को इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस लिमिट के डेफिनेशन को जब आप एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन में कन्वर्ट करेंगे तो वो फिर आपके पास ये चीज़ बन जाएगी f ऑफ x ओवर g ऑफ x -1 मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसमें हम इस साइड राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लाके माइनस करते हैं और इसका मॉड लेते हैं और ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है, ठीक है। तो f ऑफ x ओवर g ऑफ x -1 मॉड ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। और इधर आपको ये एक जो मॉड की प्रॉपर्टी का हम पता है कि अगर x मॉड लेसर इक्वल टू a है तो इसको हम लिख सकते हैं -a इज लेसर इक्वल टू x इज लेसर इक्वल टू a, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रॉपर्टी का आप सबको पता है। तो इधर मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बाद मैंने एप्सिलॉन, क्योंकि इधर आपके पास ये एप्सिलॉन था, -1 को ख़त्म करने के लिए मैंने ईच साइड पे इधर +1 को ऐड किया। मतलब इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके इसके सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास ये चीज़ बन जाएगी 1 माइनस एप्सिलॉन लेस देन f ऑफ x ओवर g ऑफ x लेस देन 1 प्लस एप्सिलॉन। अब इधर एप्सिलॉन क्योंकि हमारे पास कोई भी स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो इधर मैंने एप्सिलॉन का सपोज कर लिया कि अगर आपके पास एप्सिलॉन जो है वो 1/2 के इक्वल आ जाए तो देन ये क्या होगा। इसमें मैंने एप्सिलॉन की जगह में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 1/2, ठीक है। तो इसके जगह में 1/2 पुट करेंगे तो फिर ये वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी 1/2 इज लेस देन f ऑफ x ओवर g ऑफ x इज लेस देन 3/2। तो इधर इसको पहले मैंने ये फर्स्ट हाफ इंटेग्रल को देखा, ये इंटेग्रल जो है वो आपका फर्स्ट हाफ है, ये वाला जो है इंटेग्रल ये आपका सेकंड हाफ है। अगर मैं फर्स्ट हाफ इंटेग्रल को देखूं तो इधर से ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे और g ऑफ x इज लेस देन 2f ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का नेम दिया। सेकंड हाफ को देखेंगे तो सेकंड हाफ में ये 2f ऑफ x से मल्टीप्लाई होगा 3g ऑफ x ही होगा, तो ये 2f ऑफ x इज लेस देन 3 इंटू जी ऑफ x आ जाएगा। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का नेम दे दिया। अब आपके पास ये जो गिवन इंटीग्रल था उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इन दोनों इक्वेशंस पे या इनक्वालिटीज़ पे डिपेंड करेगी। तो फ्रॉम 1 इधर पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लिया, फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर मैंने इंटेग्रल अप्लाई कर दिया a टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये वाला फर्स्ट इंटेग्रल है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन है। इस फर्स्ट इक्वेशन के ऊपर मैंने ये a टू इन्फिनिटी इंटेग्रल जो है वो अप्लाई कर दिया, ठीक है। इधर a टू इन्फिनिटी इसके ऊपर इंटेग्रल अप्लाई किया तो ये दोनों साइडों पे आ जाएगा a टू इन्फिनिटी g डी अल्फा इज लेस देन 2 इंटू a टू इन्फिनिटी f डी अल्फा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इधर इसमें देखें, इसमें ये 2 वाला इंटेग्रल ये हमारे पास ग्रेटर इंटेग्रल है, ये हमारे पास स्मॉल इंटेग्रल है, ये स्मॉलेस्ट इंटेग्रल है, ये जो कि इससे छोटी वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स हाँ इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये ग्रेटर इंटेग्रल पे ये कंडीशन जो है वो आपकी डिपेंड करेगी कि मींस कि अगर आपका ये ग्रेटर वाला इंटेग्रल जो है ये कन्वर्ज करेगा तो देन ये जो स्मॉलर इंटेग्रल है वो भी हमारे पास कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो सिंपली इसके लिए हम ये कहेंगे कि अगर आपके पास ये 2 इंटू a टू इन्फिनिटी एफ डी ये वाला इंटेग्रल अगर आपके पास कन्वर्ज करेगा तो फिर ये वाला इंटेग्रल भी कन्वर्ज करेगा। अगर ये वाला इंटेग्रल आपके पास डाइवर्ज करता है तो फिर ये वाला इंटेग्रल भी हमारे पास डाइवर्ज करेगा, ठीक है।
ये डाइवर्जेंस के लिए स्टूडेंट्स हम जो है स्मॉलर इंटीग्रल है उसको देखते हैं, और कन्वर्जेंस के लिए हम ग्रेटर वाले इंटीग्रल को देखते हैं। अगर ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तो ये भी कन्वर्ज करेगा, अगर ये इंटीग्रल डाइवर्ज करता है तो फिर ये वाला इंटीग्रल भी हमारे पास डाइवर्ज करेगा। ये तो फर्स्ट केस के लिए हो गया। अब सिमिलरली हम यही लिमिट a टू इन्फिनिटी जो है इसको अप्लाई करेंगे इस सेकंड इनइक्वालिटी के ऊपर। आप इसको सेकंड इनइक्वालिटी के ऊपर अप्लाई करें तो सेकंड इनइक्वालिटी पे इसको अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि सेकंड इंटीग्रल पे लिमिट अप्लाई की तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए टू इन्फिनिटी एफ डी एल्फा इज लेस देन 3 इंटू ए टू इन्फिनिटी जी डी एल्फा। ठीक है स्टूडेंट, ये सेकंड हाफ इंटीग्रल जो हमारे पास बना था, सेकंड हाफ इंटीग्रल के ऊपर मैंने ये ए टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई कर दी। तो इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई करने के बाद जब कन्वर्जेंस को देखना है तो कन्वर्जेंस के लिए आपने ग्रेटर इंटीग्रल को देखना है और डाइवर्जेंस के लिए आपने लेस इंटीग्रल को देखना है। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर ए टू इन्फिनिटी एफ डी एल्फा ये हमारे पास कन्वर्ज करे इफ़ ए टू इन्फिनिटी एफ डी एल्फा मतलब वो कहता है कि अगर ये वाला इंटीग्रल हमारे पास कन्वर्ज करेगा तो फिर ये वाला इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा, और अगर ये फर्स्ट वाला इंटीग्रल आपके पास डाइवर्ज करे तो फिर ये वाला इंटीग्रल भी हमारे पास डाइवर्ज करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इन सारी चीज़ों को सम अप करने के बाद हम इसको ये कह सकते हैं कि आपके पास ए टू इन्फिनिटी एफ डी एल्फा और ए टू इन्फिनिटी जी डी एल्फा ये दोनों इंटीग्रल जो है हमारे पास कन्वर्ज भी करते हैं और डाइवर्ज भी करते हैं। मीन्स कि अगर एक इंटीग्रल कन्वर्ज करता है तो दूसरा भी कन्वर्ज करेगा, और अगर एक इंटीग्रल हमारे पास डाइवर्ज करता है तो दूसरा इंटीग्रल भी डाइवर्ज करेगा। तो स्टूडेंट्स इसी से रिलेटेड हमारे पास एक कॉरोलरी है, ये भी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड ही है। तो इस थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास ये लिमिट 1 के इक्वल आ जाए तो फिर हम ये वाला थ्योरम यूज़ करेंगे जो अभी हमने पढ़ा है। अगर ये लिमिट आपकी 0 के इक्वल आ जाए तो देन हमने क्या करना है, अगर लिमिट आपकी 0 के इक्वल आ जाए तो देन हमने ये जो डिनोमिनेटर वाला इंटीग्रल होगा उसको देखना है। अगर जी ऑफ एक्स हमारा कन्वर्ज करेगा तो फिर एफ ऑफ एक्स जो है वो भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो ये कॉरोलरी हमें जस्ट ये बताती है कि अगर आपकी लिमिट ये 0 के इक्वल आ जाए और तो देन आपने डिनोमिनेटर वाले इंटीग्रल को देखना है। अगर ये जी ऑफ एक्स वाला इंटीग्रल ये हमारे पास कन्वर्ज करेगा तो फिर एफ ऑफ एक्स वाला इंटीग्रल जो है वो भी हमारे पास कन्वर्ज करेगा। तो स्टूडेंट्स इसी कॉरोलरी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। उस एग्जांपल की मदद से ये कॉरोलरी जो है ये आपको क्लियर हो जाएगी, उम्मीद है। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है कि फॉर एवरी रियल पी दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेस, मतलब 1 टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स एक्स पी डी एक्स। वो कहता है कि आप पी कोई भी ले लें तो उस पर ये इंटीग्रल जो है ये हमारे पास कन्वर्ज करेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें पहले तो हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, ये ई माइनस एक्स एक्स पी डी एक्स ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। टेक जी ऑफ एक्स, अब इसी एफ ऑफ एक्स को देखते हुए हम जी ऑफ एक्स जो है वो खुद से सपोज करते होते हैं। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स के लिए अब इधर पी हम कुछ भी ले सकते हैं। तो जी ऑफ एक्स मैंने सपोज कर लिया 1 ओवर एक्स स्क्वायर। आप लोग इधर 1 ओवर एक्स भी ले सकते हैं, 1 ओवर एक्स क्यूब भी ले सकते हैं, 1 ओवर एक्स 4 भी, कोई भी वैल्यू आप इधर ले सकते हैं। ठीक है, मैंने इधर जस्ट 1 ओवर एक्स स्क्वायर लिया है। तो जी ऑफ एक्स हमारा 1 ओवर एक्स है, तो इधर आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करें। एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है ई माइनस एक्स एक्स पावर पी और जी ऑफ एक्स है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये इसमें मैंने दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये नीचे वाली वैल्यू जो है वो आपके ऊपर चली जाएगी और सिंप्लीफिकेशन के बाद ये ई माइनस एक्स था ये बटे में आके प्लस एक्स हो गया। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स पावर पी प्लस 2 ओवर ई पावर एक्स। तो स्टूडेंट्स इधर आपको पता है कि x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो e की पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी ही होती है। तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो है ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी ये लिमिट हमारी 0 आ जाएगी। मीन्स कि ये कॉरोलरी आपकी बन गई है कि कॉरोलरी में हमने ये कहा था कि जब आपकी लिमिट 0 के इक्वल आ जाएगी फिर हम ये कॉरोलरी यूज़ करेंगे। जब लिमिट आपकी 0 के इक्वल आ जाएगी फिर हम ये g वाले फंक्शन को देखेंगे। अगर g वाला फंक्शन कन्वर्ज करेगा तो फिर एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है या एफ ऑफ एक्स वाला इंटीग्रल जो है वो भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इज इक्वल टू 0 आ गई, तो इधर कॉरोलरी यूज़ करेंगे। तो कॉरोलरी के अकॉर्डिंग हम जो आपके पास जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन है इसको हम देखेंगे, या जी ऑफ एक्स वाला जो इंटीग्रल है उसको देखेंगे। 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स के डी ये जी ऑफ एक्स वाला इंटीग्रल आ गया। तो स्टूडेंट इधर आप अभी हम पढ़ के आए हैं पी इंटीग्रल, तो इधर स्टूडेंट्स वो पी इंटीग्रल हम इधर यूज़ करेंगे। तो इसमें देखें एक्स की पावर हमारे पास क्या है 2 है, मीन्स के इधर p इज इक्वल टू
2 आ गया। तो p इंटेग्रल में अभी हम पढ़ के आए हैं कि जब p ग्रेटर देन 1 होगा तो देन आपके पास जो इंटेग्रल है वो कन्वर्ज करता है। तो ये p इज इक्वल टू 2 है और ये ग्रेटर देन 1 है, तो इधर हम ये कह सकते हैं कि ये वाला इंटेग्रल हमारे पास कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो अगर ये जी ऑफ एक्स वाला इंटेग्रल कन्वर्ज करेगा तो देन आपके पास जो गिवन इंटेग्रल है वो भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास था कुछ इस टेस्ट से रिलेटेड। होपफुली एवरीवन इज अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू स्टूडेंट्स।